हेलो, विद्यावती एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। तो आज का जो सीरीज है वह अभी सामान्य विज्ञान पर आधारित होने वाला है। मैंने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा तो विज्ञान से जो प्रश्नों की संख्या है वह 25-25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम उसी हिसाब से 25 प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के सामने यह प्रस्तुत किया हूँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 51, आज का जो सीरीज है 25 प्रश्नों का है, 75 प्रश्न नंबर तक चलेगा। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि न्यूनतम तापमानों क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अंतरिक्ष यात्रा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कोई भी नहीं। इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मतलब जो न्यूनतम तापमानों क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग जो होता है वह अंतरिक्ष यात्रा और चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में होता है। प्रश्न नंबर 52, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। जो द्रव की बूंद होती है वह संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र की जो घेरती है उसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उसका कारण अवशोषण है। ऑप्शन नंबर बी आवेश। ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर सी केशिकत्व। ऑप्शन नंबर डी छनन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पृष्ठ तनाव। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो आप लोग अदिश और सदिश राशियों के बारे में तो जानते ही होंगे। सदिश राशियाँ वो होती हैं जिनके दिशा और परिमाप का ज्ञान होता है, वो सदिश राशियाँ होती है। अदिश उसके जस्ट विपरीत होती हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा इनमें से सदिश राशि है। प्रश्न नंबर 53, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संवेग। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आवेश। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चाल और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विभव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 54 पर। 54 कह रहा है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा। उसका आकार क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बढ़ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि बदलेगा ही नहीं। लेकिन इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, बुलबुला तो छोटा उठेगा लेकिन ऊपर आकर के वह बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग होता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 320। ऑप्शन बी कह रहा है 310। ऑप्शन सी कह रहा है 446 और ऑप्शन डी कह रहा है 350। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 310। जो इसका द्रव्यमान होता है वो लगभग 310 होता है। प्रश्न नंबर 56, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है। जो केल्विन मात्रक होता है उसमें मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह किसके अंतर्गत देखा जाता है। तो आइए देखते हैं। हीलियम के एक परमाणु के बराबर जो हीलियम का एक परमाणु का टेम्परेचर होता है वहीं केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान होता है क्या। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कार्बन के एक परमाणु के बराबर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हाइड्रोजन के एक परमाणु के बराबर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रेडान के एक परमाणु के बराबर। यहाँ केल्विन मात्रक में डायरेक्ट टेम्परेचर डिग्री में ना लिख करके यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनके परमाणुओं का टेम्परेचर क्या होता है। इतना डीपली क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम के परमाणु के बराबर। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और देखते हैं निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। जो निम्न तापी इंजन है उनका अनुप्रयोग कहाँ पर होता है। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है
टैंक टेक्नोलॉजी यानी टैंक प्रौद्योगिकी जिसका प्रयोग सेना में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जेट प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रॉकेट प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रेल प्रौद्योगिकी। लेकिन इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी रॉकेट प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर सी रॉकेट प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। जो निर्वात होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ये कह रहा है, यहाँ पर जो 108 लिखा है वो घात में है क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड। और डी कह रहा है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। तो आप लोग बताइए कि इसमें जो सदिश राशि है वह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चाल। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विभव। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वेग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, वेग। जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी को पहले से समझ लिया है वो बिल्कुल सही है, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। कह रहा है कि एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो इसको आप लोग ड्राइंग फिगर ड्रा करके आराम से देख सकते हैं कि 135 डिग्री घूमने के बाद जो समय होगा वह क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 7:40। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 7:30। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 7:50। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 7:10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7:30। 7:30। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है। एक खगोलीय मात्रक की जो औसत दूरी होती है वो किसके और किसके बीच नापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पृथ्वी और मंगल के बीच। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पृथ्वी और शुक्र के बीच। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी के रूप में जानते हैं या फिर मापते हैं। प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? वह कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूटन से पहले ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को बता दिया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी चैडविक। ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट। जी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था वह पहले ही बता दिए थे। प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो जेट इंजन होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि रैखिक वेग संरक्षण के नियम पर काम करती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रैखिक विभव संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रैखिक आवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करती है या सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 को देख लेते हैं। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि जब साइकिल विरामावस्था में रहती है तो उसमें अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? अब देखते हैं आकर के। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि चालक गुरुत्वाकर्षण पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि चालक घर्षण पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि चालक विस्थापन पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। तो 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। प्रश्न नंबर 65 देख लेते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो बायोलॉजी है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लैमार्क एवं स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अरस्तु एवं टैविरेनस। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लैमार्क और टैविरेनस। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि डार्विन और टैविनेरस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैमार्क और टैविरेनस।
लैमार्क और टैविरेनस ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है प्रश्न नंबर 66। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? एकदम सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन है। आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कार्ल वान लिनियस जी वनस्पति विज्ञान के जनक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हिप्पोक्रेट्स और ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, लेकिन ऑप्शन नंबर डी तो कह रहा है कि बक अब थियोफ्रेस्टस जो हैं वो हैं वनस्पति विज्ञान के जनक, और यही आपका सही उत्तर है। और यही आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 67, प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल वान लिनियस, ऑप्शन नंबर बी हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी सुश्रुत और ऑप्शन नंबर डी थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर बी हिप्पोक्रेट्स। ऑप्शन नंबर बी हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68 को देखेंगे और जानते हैं यहाँ पर कि क्या प्रश्न पूछ रहा है। देख लीजिए, कह रहा है कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी आप लोग तो पोमोलॉजी पुष्पों के उत्पादन को पढ़े होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है मित्रों? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है टेक्सोनॉमी। इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, वह होगा ऑप्शन नंबर सी एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 69, प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी झांसी और ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 70 की ओर देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर और ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है दोस्तों वह स्थित है कोलकाता में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 71, प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, यानी टेक्सोनॉमी का पितामह किसे कहा जाता है? तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मिस्टर कार्ल वान लिनियस, ऑप्शन नंबर बी जे थॉम्पसन, ऑप्शन नंबर सी डार्विन और ऑप्शन नंबर डी लैमार्क। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल वान लिनियस को वर्गीकी का पितामह यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 72, प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि वर्गीकी की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकी की आधारीय इकाई क्या है? तो इसकी जो आधारीय इकाई है ऑप्शन में कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि संघ, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि स्पेसीज, ऑप्शन नंबर सी परिवार और ऑप्शन नंबर डी गण। लेकिन इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर बी स्पेसीज। स्पेसीज जो है वो वर्गीकरण की आधारीय इकाई यानी सबसे छोटी इकाई के रूप में मानी जाती है। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए लुईस पास्चर, ऑप्शन नंबर बी वाटसन, ऑप्शन नंबर सी ल्यूवेनहॉक और ऑप्शन नंबर डी क्रिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ही जीवाणु का सर्वप्रथम खोज किए थे। प्रश्न नंबर 74, प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? जो वास्तविक केंद्रक होता है वह किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जीवाणु में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कवकों में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है तारामीन में। लेकिन जो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवाणुओं में। जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। आज का और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न देखते हैं 75 नंबर प्रश्न को। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, जो भोजन की विषाक्तता होती है वह किसके कारण से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि झाग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कवकों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जल द्वारा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा। इसके द्वारा जो भोजन में विषाक्तता होती है वह उत्पन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो ये वीडियो बन रहा है इसका जो क्लास नोट्स तैयार हो रहा है, इसका क्लास नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इस क्लास नोट्स का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है सभी लोगों के पास पहुंच सके। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।